नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसको लेकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल लाएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज और पंचायतों के इलेक्शन होंगे। सरकार का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा बचेगा। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण विकास के कामों में आने वाली बाधाएं खत्म होंगी। नेता और पार्टियां हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सरकार मानती है जरूरी है। सरकार की राय से सहमत होने वाली पार्टियों में बीएसपी, एलजेपी, जेडीयू, अकाली दल, एआईएडीएमके, असम गण परिषद, अपना दल, बीजेडी, जेडीएस जैसे दल हैं। लेकिन कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत करते हैं। कांग्रेस ने इसे नॉन प्रैक्टिकल आइडिया बताया। ओवैसी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी का रीजनल पार्टीज को खत्म करने का आइडिया है। इससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में पड़ जाएगा, लोकल इश्यूज की अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? क्या सरकार इसे पार्लियामेंट में पास करवा पाएगी? अगर पास हो भी गया तो जिन राज्यों में अगले 3 साल में चुनाव होंगे, क्या उनमें 2029 में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? क्या उनकी विधानसभा का कार्यकाल घटाया जाएगा? अगर किसी राज्य में बीच में सरकार गिर जाएगी तो वहां क्या होगा? क्या विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई पार्टियों के दिलो दिमाग में शक है, शुबे हैं। क्या एक साथ चुनाव होने से मोदी को फायदा होगा? क्या एक देश एक चुनाव से विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा? क्या इस प्लान के पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ी चाल है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। आज कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर डिटेल में बात हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसके सुझावों को सरकार ने मान लिया। रामनाथ कोविंद की कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर सभी स्टेक होल्डर से बात की थी। 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, जबकि 15 इसके खिलाफ थे। सिविल सोसाइटी के 21,558 लोगों से राय ली गई। इनमें से करीब 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। रामनाथ कोविंद कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि देश भर के चुनाव 2 फेजेस में कराए जाएं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों और उसके बाद 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा लिए जाएं। अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है और दूसरी सरकार की गठन की संभावना नहीं है, तो फिर चुनाव तो होगा, लेकिन विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, जिससे अगला इलेक्शन लोकसभा चुनाव के साथ हो सके। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर कमेटी के ये सारे सुझाव मान लिए हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। लंबे वक्त से इसकी मांग होती रही है। इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मोदी ने कहा कि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होने से विकास के कामों में जो रुकावट आती है, उसे दूर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। मीटिंग के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर बिल ड्राफ्ट हो रहा है और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसे पेश किया जाएगा। इसका इंप्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं,
चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। 2 चरणों में देश के हर लेवल के इलेक्शन कराए जाएंगे। यह आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। अगर सरकार ये बिल लाती है तो इसे 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नहीं है। संविधान के आर्टिकल 83, 172 और 356 के प्रावधानों में संशोधन किए बिना लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना संभव नहीं है। आर्टिकल 83 और 172 में कहा गया है कि सदन का कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी लोकसभा हो या विधानसभा, एक बार चुने जाने पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए इस आर्टिकल में संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के साथ साथ पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 में संशोधन और लोकसभा विधानसभा के कामकाज से जुड़े रूल ऑफ प्रोसीजर में भी बदलाव की जरूरत होगी। पार्लियामेंट की मंजूरी मिलने के बाद इन संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में पास करवाना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कहने में जितना आसान लग रहा है, उसे लागू करना उतना ही कठिन होगा। जैसे ही अश्विनी वैष्णव ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया। खड़गे ने कहा यह आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ते हैं, इसलिए सिर्फ बातें होंगी, काम कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। खड़गे कह रहे हैं कि सरकार का आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सरकार का इरादा है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाए। अगर वाकई में ऐसा है तो ये होगा कैसे? जिन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2026 या 2027 में खत्म हो रहा है, उनका क्या होगा? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में 2026 में असेंबली इलेक्शन होने हैं, जबकि यूपी, गुजरात और पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए इन्हें 2 से 3 साल इंतजार करना होगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सुझाव दिया है कि इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल तय समय पर खत्म होने पर वहां चुनाव कराए जाएं, लेकिन 5 साल के लिए नहीं। विधानसभा का कार्यकाल उतना ही होगा जितना वक्त 2029 के आम चुनाव में बचा हो। उदाहरण के लिए यूपी में मार्च 2027 में चुनाव होगा तो अगली विधानसभा का कार्यकाल 2 साल यानी मई 2029 तक ही होगा, जिससे 2029 में लोकसभा के साथ यूपी के असेंबली इलेक्शन भी हो सके। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने या साल भर का बचा होगा तो वहां लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रपति शासन रखा जाए। लेकिन ज्यादातर विरोधी दलों का कहना है कि यह सब फिजूल की बातें हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत में संभव ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी इस आइडिया का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि जब चुनाव आयोग हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन करवा नहीं सकता, फिर लोकसभा के साथ साथ सारे राज्यों के चुनाव कैसे करवा पाएगा? देखिए, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे। ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। तो मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे?
उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी यही तर्क है। आदित्य ठाकरे ने कहा, नरेंद्र मोदी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई में बीएमसी के चुनाव लटके हैं। महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा नगर निगमों के इलेक्शन हो नहीं पा रहे। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान से डर रहा है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात जोक से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जो भाजपा चुनाव से डरती है, जो भाजपा महाराष्ट्र में चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं ले सकती, जो भाजपा हमारे महाराष्ट्र में लगभग 30 शहरों में चुनाव नहीं ले सकती, वो ही अभी वन नेशन वन पोल के बारे में बात कर रही है, तो जोक हो गया है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? हमारी पार्टी का स्टैंड हमारा क्लियर है कि इन्होंने बात किससे की है पहले पूछे, फिर वन नेशन वन पोल जो चुनाव आयोग भाजपा के ऑफिस से जो चलता है, भाजपा के दफ्तर से जो चलता है, उन्हें 4 राज्यों में चुनाव लेने की अनुमति नहीं है भाजपा से, तो वो क्या वन नेशन वन पोल करेगी? भाजपा तो डरती है पोल्स को। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को एक नया एंगल दिया। ओवैसी ने कहा कि वो तो शुरू से ही वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह यह है कि यह आइडिया फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक है। ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए नरेंद्र मोदी रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहते हैं। मोदी का गेम प्लान यह है कि नेशनल पार्टियां रहें, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएं, इसलिए सारी रीजनल पार्टीज को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश में बार बार चुनाव होते रहने चाहिए, इससे जनता का फायदा होता है। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं, और ये बार बार इनका आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है। हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक स्टेट का एक टेन्योर होता है असेंबली का, आप कैसे कटल करेंगे उसको? कर्नाटका का इलेक्शन आप बोलेंगे 29 में करा दो, उनका तो पहले इलेक्शन होना चाहिए कर्नाटका का। आप कौन होते भाई? स्टेट की जनता का आप क्यों छीन रहे हैं? कर्नाटका की जनता बोलेगी भाई मैं इसको पसंद करूंगा, नहीं पसंद करूंगा। यूपी की जनता बोलेगी, आप कौन होते बैठकर करने वाले दिल्ली से? आप यही चाह रहे हैं सेंट्रलाइज हो जाए हर चीज। पहले आप देखिए कि आज साउथ इंडिया में कितना गम और गुस्सा है। आरजेडी के मनोज झा ने भी ओवैसी की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाली बात को आगे बढ़ाया। मनोज झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन खत्म ही इसलिए हुआ कि ज्यादातर राज्यों में रीजनल पार्टियों का प्रभाव बढ़ा, एक पार्टी का डोमिनेंस खत्म हुआ, लेकिन अब मोदी सरकार फेडरलिज्म को, देश की लोकतांत्रिक विविधता को खत्म करना चाहती है। यह देश कभी मंजूर नहीं करेगा। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है, या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे। ममता बनर्जी भी वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया के खिलाफ हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शन का पर्सपेक्टिव अलग होता है, इलेक्शन इश्यूज अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने लेटर लिखकर इसका विरोध किया था और आगे भी विरोध जारी रहेगा। ये लोकसभा इलेक्शन, इसका पर्सपेक्टिव अलग होता है और असेंबली स्टेट का ये अलग होता है। फिर जो लोकल इलेक्शन है लोकल बॉडी का, उसका अलग होता है।
और दूसरा तरफ से देखिए, ये समझ लीजिए एक बार एक साथ में हो गया, लेकिन हमारा देश में तो ये बहुत सारे ये इंसिडेंट है। वो गवर्नमेंट तो वो फुल टाइम के आगे कहीं उसका इक्वेशन बदल गया, गवर्नमेंट गिर गए और इंटरिम इलेक्शन हो गया, तो टाइम कैसे एक साथ होगा? क्योंकि जब नए इंटरिम इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आ रहा है उसका टाइम भी तो 5 इयर्स होना चाहिए। भले ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये हमारा देश में पॉसिबल नहीं है। ममता जी ने खुलकर एक्सप्लेन करके लिखा था। इस मुद्दे पर मायावती के स्टैंड में बदलाव आया है। कोविन कमेटी के सामने 6 में से जिन 4 राष्ट्रीय पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था, उनमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक थी। इस साल 8 फरवरी को मायावती की पार्टी के लोग इस कमेटी के सामने गए, अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन आज मायावती ने कहा एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर उनकी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है। लेकिन अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी में वन मैन वन ओपिनियन चलता है, पहले बीजेपी अपनी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करा ले, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात करे। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आरएसएस का एजेंडा है, इसके जरिए देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर ज्यादातर विरोधी दल एक साथ हैं, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसीलिए आज अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि इस बिल में ऐसी कई बातें हैं जिनके लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है, राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है। अभी तो सैद्धांतिक और पर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूर किया गया है, अब इसे इंप्लीमेंट करने से पहले कंसल्टेशन होगा, सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। चर्चा देखो, कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। जब देश में संविधान लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया नया नहीं है। शायद संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टियां टूटेंगी, नेता दल बदलेंगे, सरकारें गिरेंगी और बार बार मिड टर्म पोल होंगे। लेकिन केंद्र और राज्यों में सरकारें इतनी बार गिरी, इतनी बार बनी कि अब हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। चुनाव के चक्कर में केंद्र हो या राज्य सरकारें रिफॉर्म नहीं कर पाती, कड़े फैसले नहीं ले पाती। सब डरते हैं कि कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, हमारा वोट ना फिसल जाए। इसलिए एक साथ इलेक्शन कराने का आइडिया तो अच्छा है, पर इसे लागू करना मुश्किल होगा। मोदी की नीयत इस मामले में कितनी भी साफ हो, कांग्रेस तो आदतन मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करती है, इसका भी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी के हर काम के पीछे साजिश दिखाई देती है। बाकी पार्टियां भी मेरिट के बजाय यह देखेंगी कि उनका फायदा है या नुकसान। इसलिए यह उम्मीद करना तो बेमानी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को राजनीतिक दल पॉलिटिक्स से, सियासत से ऊपर उठकर देख पाएंगे।
असल में कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि एक साथ चुनाव हुए तो उनके पास इतने रिसोर्स ही नहीं होंगे कि वो मोदी का मुकाबला कर पाएं। दूसरा डर यह है कि विरोधी दलों के पास मोदी जैसा कोई मजबूत नेशनल लीडर नहीं है जिसकी अपील पूरे देश में हो, जो सबको देश भर में होने वाले एक चुनाव में एक साथ लेकर चल सके। लेकिन यह बात वो कह तो नहीं सकते, एडमिट तो नहीं कर सकते, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहते हैं, कोई कह रहा है ये आरएसएस का एजेंडा है, कोई कह रहा है कि मोदी देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर देंगे। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। असली बात मैंने आपको बता दी। कई नेताओं को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो सारी पार्टियां मिलकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और उन्हें यह भी लगता है कि अगर मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने का इरादा किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा जबरदस्त प्लान होगा। यह डर और यह शक ज्यादातर पार्टियों को इस फैसले के साथ खड़ा होने से रोकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो फ्यूचर की बात है, भविष्य का मुद्दा है, लेकिन उन राज्यों की बात करते हैं जहां आज इलेक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आज पहले फेज की वोटिंग हुई। कश्मीर वैली की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग को लेकर जबरदस्त रिस्पांस दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से आज फर्स्ट फेज में करीब 59% वोटिंग हुई। इंदरवाल असेंबली सीट पर मतदाताओं में सबसे ज्यादा उत्साह दिखा। यहां 80% से ज्यादा पोलिंग हुई। ज्यादातर पोलिंग बूथ के बाहर आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिखी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों से बात की। कुछ लोगों ने कहा यह अपनी मर्जी की सरकार चुनने का मौका है, सरकार बनने के बाद विकास के कामों में और तेजी आएगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना चाहते हैं, इसीलिए वोट डालने आए हैं। इस बार हम इसलिए वोट कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, वरना जैसा था तो वैसा ही रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा वोट देने का। हम यही चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट भी हो और कुछ बदलाव भी। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? किस बदलाव, ये जो हालात जो है ना यहाँ पर, जो इसने जो दफ़ा 370 है उन्होंने वो ख़त्म किया, वो वापस होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है, हमें राहत पहुँचना चाहिए, यहाँ अमन होना चाहिए, और क्या, चैन की ज़िंदगी गुजारनी। पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव दिख रहा है आप? बहुत बदलाव रहा, बहुत। हाँ, मोदी की हुकूमत ने बहुत अच्छी किया, गलत किया नहीं। अलबत्त बात यह है, दफ़ा 370 जो टूटा है ना, उसका थोड़ा हो गया यहाँ फ़र्क, वरना अच्छा हुकूमत उसने किया। तो डेवलपमेंट हुई ज़मीन पे, कहीं ज़मीन पे भी डेवलपमेंट हुई। जम्मू रीजन की 8 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू रीजन में उन कश्मीरी पंडितों के लिए भी 19 स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए थे जो आतंकवाद की वजह से कश्मीर में अपना घर बार छोड़कर यहां रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम कश्मीर घाटी की विधानसभा सीटों पर ही दर्ज है। अपने ही राज्य में विस्थापन की मार झेल रहे इन कश्मीरी पंडितों ने आज कहा उनका तो एक ही सपना है कि उनका वनवास खत्म हो, घर वापसी हो, बस इसी उम्मीद में वोट डाल रहे हैं। हमारे JNK में डेवलपमेंट हो, हर एक आदमी कमाई करे विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, ये हमारा मोटो है। तो जिसकी भी सरकार आए वो हमारे विस्थापितों का थोड़ा सा ध्यान रखे, जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर करे, बस ये चीज़ है कि हमारे लिए काम करे। और अच्छी बात है कि सरकार बने ताकि डेवलपमेंट हो पूरे JNK का, तो साथ में हमारा भी यही था कि हम चाहते हैं कि आगे हमारी अच्छी सरकार आए, अच्छे काम यहाँ पे हो जाए। हम चाहते हैं कि हम वापसी कश्मीर जाना चाहें, हमारे घर फिर वापस जैसे पहले थे वापस फिर से वैसे बना माहौल बनना चाहता है। हम चाहते हैं वही हो। हम जो 32 साल पहले थे वही 32 साल आज भी हमारे वैसे ही है। कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ खास तो चेंजेस हैं नहीं। कुछ हम ये कह सकते हैं कि हाँ सिचुएशन बदल रही है, बाकी कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, इकोनॉमिक चीज़ें बदल रही है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल्स अगर हम देखें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला। हालात अभी भी हैं वैसे ही हैं, हमारी किलिंग्स अभी भी वहाँ पे वैसे ही होती है। तो हम जस्ट अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने आए हैं। वी एज कश्मीरी पंडित्स नो कि आवर वोट डजंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस और वेट
but still we are doing our duty to cast the vote. जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, ये देश के लिए अच्छी खबर है। लोग खुलकर अपनी बात कहते दिखाई दिए, ये समाज के लिए गर्व की बात है। कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई, ये हर भारतवासी के लिए सुकून की बात है। ये कश्मीर में बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबूत है। वरना हमने वो जमाना भी देखा है जब सुरक्षा के कड़े इंतजामात होने के बाद भी पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहते थे। जो 2-4 लोग वोट डालने पहुंचते थे वो भी कपड़े से मुंह ढक कर आते थे। कैमरा देखकर बात करना तो दूर, मुंह फेर लेते थे। वो नहीं चाहते थे उनकी पहचान उजागर हो जाए। लेकिन आज कश्मीरी लोग पोलिंग बूथ के सामने लाइन में खड़े होकर कैमरे के सामने अपने मन की बात कह रहे हैं। कहीं किसी को कोई डर नहीं है। ये लोकतंत्र के प्रति बढ़े हुए भरोसे का सबूत है। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि कश्मीर में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि कश्मीर के लोग अपनी मर्जी की सरकार नहीं चुन सकते। अब सरकार किसी भी पार्टी की बने, कोई भी जीते, लेकिन वोटिंग का ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए। अगले 2 फेजेस में पोलिंग परसेंटेज इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। हरियाणा में भी इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ रहा है। आज कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस का नारा है 7 वादे पक्के इरादे। कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 की पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने और कास्ट सेंसस कराने की गारंटी दी है। किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देने का भी ऐलान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई, उन्हें कांग्रेस की हाई स्पीड इंजन की सरकार पूरा करेगी। खड़गे ने कहा बीजेपी का एक इंजन आगे खींचता है, दूसरा पीछे, इसीलिए हरियाणा का विकास 10 साल में रुक गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा में विकास की रेल तेजी से दौड़ेगी। थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था। ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। जो 14 साल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दिख रहे नहीं कहाँ है। इनको पीछे हटाया गया, इसलिए हटाया गया कि वो काम नहीं कर सके। ये फेल्यूर का निशानी है। 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयरी करना थोड़ा देर लगता है। फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। कांग्रेस की 7 गारंटियों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि घोषणाएं करने में क्या जाता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ भी नया नहीं है। जो मैनिफेस्टो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में था, उसे ही कॉपी पेस्ट करके सामने रख दिया गया है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनने के बाद कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए अब हरियाणा के लोग कांग्रेस के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है। और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। ये
इन्होंने जो घोषणा की है खाली घोषणा है, रेवड़ी बांटने का काम है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, मुफ्त में बस यात्रा जैसे वादे करके कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार तो बना ली, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने के चक्कर में सरकारी खजाने खाली हो गए। कर्नाटक सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और हिमाचल में हालत यह है कि सरकार के पास अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे। इसलिए मुफ्त के वादों का ट्रेंड खतरनाक है। इससे थोड़े बहुत वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन आम जनता का अल्टीमेटली नुकसान होता है। और मजे की बात है कि राहुल गांधी ने मुफ्त की गारंटियों का यह फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल से सीखा और अब हरियाणा में केजरीवाल भी मुफ्त बिजली पानी का वादा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में केजरीवाल से 2 कदम आगे बढ़ गई है। केजरीवाल 21 सितंबर के बाद हरियाणा के कैंपेन में उतरेंगे। 21 सितंबर को दिल्ली में आतिशी सिंह की लीडरशिप में नई सरकार का गठन हो सकता है। आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण कहां होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसकी कोई डिटेल अभी सामने नहीं आई है। मजे की बात यह कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता आतिशी के शपथ ग्रहण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। न नई सरकार को लेकर कोई चर्चा है। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे या नहीं, सरकारी गाड़ी छोड़ेंगे या नहीं, सिक्योरिटी से दूर रहेंगे या नहीं। आज संजय सिंह ने कहा केजरीवाल को गाड़ी, बंगले और सिक्योरिटी के तामझाम की न जरूरत है न शौक है। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया तो सरकारी घर कौन सी बड़ी बात है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 2-3 हफ्ते में सरकारी घर खाली कर देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाएं और सुरक्षा भी लौटा देंगे। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को खतरा है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन पार्टी के नेताओं के रिक्वेस्ट के बावजूद वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। हमने इस देश में ऐसे नेताओं को भी देखा है जो अपना पद छोड़ने के बाद भी सुविधाओं से उसी तरह चिपके रहते हैं जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। जब उन्होंने तय किया कि मैं मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दूंगा, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे और अगले कुछ हफ्तों में वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे। इसके अलावा जो बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी वो छोड़ देंगे। बीजेपी ने साजिश करके एक ईमानदार नेता को बदनाम किया। बीजेपी ने साजिश करके एक ईमानदार नेता को जेल में डाला और बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली के लोगों की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएं। प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं खत्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो बीजेपी तो वो पार्टी है। तो अब जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है कि केजरीवाल को प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर सीएम की कुर्सी पर बिठाएं और ये जो सारी सुविधाएं हैं दिल्ली के लोगों के लिए वो आगे भी चलती रहेंगी। केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने 9 दिन तक एलजी के आवास पे धरना देके दिल्ली के लोगों का काम कराया। तो अब दिल्ली के लोगों की बारी है, दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर छोड़ने के फैसले को उनका त्याग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे केजरीवाल की नौटंकी बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा यह केजरीवाल की सोची समझी रणनीति है। अब चुनाव तक केजरीवाल आम आदमी की जिंदगी जिएंगे, उसका प्रचार करेंगे। यह सब दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की चाहत को पूरा करने का प्लान है जो कामयाब नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने पूरा ये एपिसोड दर एपिसोड इसको बनाया है कि पहले एपिसोड में ड्रामा होगा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री शीशमहल छोड़ने का ड्रामा करेंगे, घोषणा करेंगे। बाकी नेता उन्हें मनाने के लिए उनके पैरों में लौटेंगे, समझाएंगे, वो नहीं मानेंगे। उसके बाद उनको किसी छोटे फ्लैट में ले जाया जाएगा या फिर कौशाम्बी के फ्लैट में जाएंगे और दिखाएंगे कि कितने साधारण आदमी हैं। फिर वो एक बड़ी गाड़ी छोड़कर पुरानी वैगन आर ढूंढेंगे दोबारा से, जिसमें बेल्ट लगाकर घूमते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद किसी ऑटो में घूमते हुए दिखाई देंगे। उनके परिवार के सदस्य किसी सब्जी ठेले वाले से सब्जी लेते हुए दिखाई देंगे। छुपे हुए कैमरे सब फोटो लेते रहेंगे। फिर वो किसी सरकारी अस्पताल में जाके जनरल वार्ड में एडमिट होंगे कि मैं तो साधारण आदमी, मैं इलाज करा रहा हूँ दिल्ली के सरकारी अस्पताल में। ये सब स्क्रिप्टेड है और संजय सिंह ये सारी स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। मैं संजय सिंह को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस मोटी चमड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं नेताओं की,
तो जाके आईना देखिए। हमारे मुख्यमंत्री मंत्री सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे। क्या किया आपने? इन मोटी चमड़ी के नेताओं ने सरकारी बंगला भी लिया, सरकारी सुरक्षा एक नहीं 2-2 राज्यों को ली और सरकारी गाड़ियों की लंबी लाइन लगाई अपने पीछे। ये है आपकी कथनी और करनी में फर्क। तो दिल्ली को छलना, दिल्ली को ठगना, दिल्ली को लूटना अब बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल की रणनीति साफ है। वो अपने ऊपर लगे एक एक आरोप से डील कर रहे हैं। उन पर इल्जाम लगा था कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इल्जाम लगा था कि वो करोड़ों के शीश महल में रहते हैं, तो वो ये सरकारी घर छोड़ देंगे। आरोप था कि वो सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, तो केजरीवाल सिक्योरिटी को भी विदा ले देंगे, कह देंगे। सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले में करोड़ों रुपए खाए। इसके लिए वो जनता से क्लीन चिट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव तक आम आदमी बनकर रहेंगे, आम आदमी की जिंदगी जिएंगे। केजरीवाल की नज़र दिल्ली के चुनाव पर है। ये चुनाव जीतना उनके राजनीतिक अस्तित्व और प्रतिष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दा बनाकर देश भर में आंदोलन करने की योजना बना रही है। आज कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कमेटियों को हर जिले में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। इसके बाद दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, पुतले जलाए। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, यूपी के मिनिस्टर रघुराज सिंह और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी गई है। चूंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारे जाने में डर लगता है, इससे सिख समाज नाराज है। सिख नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि राहुल गांधी का भी वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था। केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि जो बात खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू कहता है, वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी भी आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। रवनीत बिट्टू के इसी बयान को कांग्रेस के नेता मुद्दा बना रहे हैं, बिट्टू के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश हैं। इससे साफ है सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे नफरती बयान देने वालों को सजा दिलाकर रहेगी। और रही बात बिट्टू की, तो वो तो सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। और नाम भी हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कड़े से कड़ा दंड होता है वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन रवनीत बिट्टू ऐसे बयानों से बिल्कुल नहीं डरे। वो आज फिर फ्रंट फुट पर खेले, वो अपने बयान पर कायम रहे। आज रवनीत बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने राहुल को सपोर्ट किया। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे, राहुल को समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिट्टू ने कहा अब पूरी कांग्रेस मौन हो गई, तो उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, इसमें गलत क्या है?
खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूं, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, अभी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास और प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। एक तरफ तो सिखों की बात है, पन्नू के बयान की बात है, दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात कह दी थी। उनके इस बयान का महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। नेता तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी की जीभ को जो काटेगा उसे वो 11 लाख का इनाम देंगे। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विरोध के प्रदर्शन कर रहे हैं, संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा एमपी अनिल बोंडे ने एक और चिंगारी लगा दी। अनिल बोंडे से संजय गायकवाड़ के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा जीभ काटने की बात तो ठीक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति विदेश में जाकर देश की छवि बिगाड़े, लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाए, उसकी जीभ चटका देना चाहिए, उसे दाग देना चाहिए। नहीं, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे। नहीं, जीभ काटने की भाषा उचित नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने आरक्षण के बारे में जो कहा है वो भी सही नहीं है, वो भयंकर है। अगर कोई विदेश में जाकर ऐसे बरगला रहा है तो उसकी जीभ नहीं काटनी चाहिए, बल्कि उसकी जीभ को जला देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बयान पर सख्त नाराजगी जताई। नाना पटोले ने कहा, अनिल बोंडे ऐसे बयान किसकी शय पर दे रहे हैं, उन्हें पता है, लेकिन बोंडे को कैसे चुप कराना है वो भी उन्हें मालूम है। बोंडे किस कारण उसको ये सब पद बीजेपी दे रही है, क्यों बख्शीशी दे रही है, उसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर है और उनने अमित शाह और मोदी जी को कैसी मदद की गई, ये भी सब हमारे पास रिकॉर्ड है। समय के साथ निकालेंगे। 2 महीने में जब सरकार महाराष्ट्र में बदलना तय है और सरकार बदलने के बाद ये बोंडे की जो जबान है वो अपने आप बंद कैसी होने वाली है, मुझे पता है। हालांकि बीजेपी ने संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे दोनों के बयानों को गलत बताया। अनिल बोंडे को संभल कर बोलने की हिदायत दी और इसके बाद अनिल बोंडे ने अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा उनका मतलब ये नहीं था कि राहुल गांधी की जीभ सच में जला देनी चाहिए, वो तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जनता इलेक्शन में उन्हें सबक सिखाएगी। मैं हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी के भी समझ में आना चाहिए। इसके लिए ये समाज ही उसके जीभ को चटके देके उसको बार बार याद दिलाएगा। उसके जीवा को चटके तो देना ही चाहिए, ये समाज ही देगा। और ये समाज चटके देता है तो वोटिंग के माध्यम से देता है, उसको दूर करके देता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को बाजू करके देता है कि उनकी बोलने की, ऐसे बोलने की हिम्मत न हो। लोकतंत्र में किसी भी नेता को जान से मारने की धमकी देना, नुकसान पहुंचाने की बात करना बिल्कुल अनुचित है, गलत है। नारा चाहे सिर तन से जुदा का हो या कब्र खुदेगी का, कोई जीभ काटने की बात कहे या गला काटने की, हमारे देश की जनता ऐसी बातों को न पसंद करती है न अप्रूव करती है। इनकी निंदा होनी ही चाहिए और हर पार्टी में बड़े नेताओं को अपने साथियों को समझाना चाहिए और जो न समझे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेबनान से आज फिर बुरी खबर आई। लेबनान में आज लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग आज घायल हुए।
लेबनान में कल पेजर में ब्लास्ट हुए थे और आज वॉकी टॉकी बम बन गए। कल पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके मारे गए थे, आज उनका जनाजा निकल रहा था। उसी वक्त जनाजे में शामिल लोगों के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे। इन धमाकों से लोग संभल पाते, उससे पहले घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए लगे इक्विपमेंट्स में भी ब्लास्ट शुरू हो गए। इसकी वजह से कई जगह मकानों में आग लग गई, सड़क पर चल रही कारें जल गईं। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और 300 लोग घायल हुए हैं। कल लेबनान और सीरिया में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए थे। करीब 3000 लोग कल के हमले में घायल हुए थे। लेबनान में हुई ये ब्लास्ट दुनिया का सबसे डेडली सोफिस्टिकेटेड रिमोट अटैक है। हिजबुल्लाह इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इजराइल ने अब तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है। कल हुए धमाकों का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने आज इजराइल की आर्टिलरी पोजीशन पर रॉकेट स्ट्राइक भी की। कुल मिलाकर इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि एक साथ इतने सारे पेजर्स में और फिर वॉकी टॉकी सेट्स में धमाके कैसे किए गए। जानकारों का कहना है कि ये धमाके कराने की तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी। कुल 5000 पेजर्स में एक ही रेडियो सिग्नल से उन्हें उड़ा दिया गया। वायरलेस सेट्स में आज वही हुआ। हर पेजर में 3 से 5 ग्राम तक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल छुपा दिया गया था। अब सवाल है कि ऑपरेशन हुआ कैसे। पता चला कि जब इजराइल स्मार्टफोन से हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन डिटेक्ट करने लगा तो हिजबुल्लाह के लोगों ने पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने ताइवान से गोल्ड अपोलो मॉडल के हजारों पेजर खरीदे और अपने लोगों को दिए। इन पेजर्स को हंगरी की एक कंपनी ने असेंबल करके हिजबुल्लाह को भेजा। अब रास्ते में किसने पेजर्स को हैक किया, किसने उनमें बारूद भरा, कब भरा, कहां भरा, यह एक रहस्य है। आज ये रहस्य और भी गहरा गया जब वॉकी टॉकी सेट्स में भी इसी तरह के ब्लास्ट हुए। ये वॉकी टॉकी सेट्स भी 5 महीने पहले उसी वक्त खरीदे गए थे जब पेजर्स की परचेस हुई थी। सब लोग कह रहे हैं इसके पीछे इजराइल के मोसाद का हाथ है, लेकिन अभी तक इसका न तो कोई सबूत मिला है न इजराइल ने कोई दावा किया है। अब सवाल यह कि अगर इसके पीछे मोसाद नहीं है तो कौन है। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलने अमेरिका आ रहे हैं। असल में मिशिगन में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि भारत के साथ फ्री ट्रेड को लेकर उनकी क्या राय है। इस पर ट्रंप ने कहा कि भारत एक टफ देश है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, अगले हफ्ते वो अमेरिका आ रहे हैं और मैं उनसे जरूर मिलूंगा। वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। मोदी शानदार व्यक्ति हैं, ऐसे कई शानदार नेता हैं। ये सभी तेज दिमाग वाले लोग हैं, बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं हैं। आप समझ सकते हैं ये सभी अपने अपने गेम में टॉप पर हैं और हमारे खिलाफ अपनी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस है वो गजब का है। मोदी अमेरिका जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग के लिए, लेकिन ट्रंप ने कहा मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं।